एक बार फिर से स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग समझने वाले हैं लार ग्रंथियों के बारे में। आज हम लोग लार ग्रंथियों के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि लार ग्रंथियां क्या होती है और लार ग्रंथियों में जो है कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती है और उनका क्या काम होता है। लार ग्रंथियों के बारे में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो लार ग्रंथियां क्या होती है? लार ग्रंथियों को हम लोग बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। लार ग्रंथियों क्या कहते हैं साथियों? लार ग्रंथियों कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथियां जो होती है मुख गुहा में पाई जाती है। लार ग्रंथियां कहां पाई जाती है साथियों? मुख गुहा में। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि लार ग्रंथियां कहां पाई जाती है? मुख गुहा में। लार ग्रंथियां कहां पाई जाती है? मुख गुहा में जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां जो होती है वो लार रस सलाइवा जूस का जो है स्राव करती है। तो लार ग्रंथियां जो किस रस का निर्माण करती है? लार रस का निर्माण करती है। अभी अभी आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, फिर इसके बाद से तुरंत जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव ही करने वाले हैं। तो इसीलिए एक एक जो हेडिंग दिया हुआ है, एक एक जो बात इसमें लिखा हुआ है, एक एक बात को ध्यान से देखते रहिए। तो लार ग्रंथियां जो होती है वो लार रस का स्राव करती है मुख गुहा में। मुख गुहा में हमारे मुंह में छह छह अर्थात तीन जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। यानी हमारे मुंह में 6 अर्थात 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो लार ग्रंथि होती है वो इस साइड में पाई जाती है और 3 जो लार ग्रंथियां होती है वो इस साइड में पाई जाती है। चलिए तो एक बार और इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अभी आपको बताए थे कि लार ग्रंथियां जो है मुख गुहा में पाई जाती है। लार ग्रंथियां जो है लार रस का स्राव करती है और मुख गुहा में कितनी जोड़ी? 6 अर्थात 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए अब लार ग्रंथियों के बारे में समझते हैं। पहले लार रस के बारे में समझते हैं। लार रस जो होता है, लार रस, इसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 से 7.4 तक होता है। तो जो मुंह में से जो लार रस निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.8 से 7.4 तक होता है। यानी कि हालांकि ये ज्यादातर केस में ऐसा देखा जाता है कि लार रस का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। ज्यादातर केस में देखा जाता है कि लार रस का जो पीएच मान कितना होता है? 6.8। और दुनिया की कोई भी वस्तु हो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लार रस का पीएच मान 6.8 है, अर्थात जो लार रस होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो लार रस किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। लार रस जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का, एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रकृति का जो लार रस होता है। लार ग्रंथियों से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। प्रतिदिन कितना लीटर लार बनता है? 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। तो साथियों लार ग्रंथियों से प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। लार ग्रंथियां जो होती है वो लार रस का स्राव करती है और हमारे मुंह में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। 3 इस साइड में पाई जाती है और 3 इस साइड में पाई जाती है। चलिए हवेल और मेढक। हवेल और मेढक दो ऐसे जीव हैं। हवेल मछली होती है और मेढक जो होता है उसमें लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। तो हवेल और मेढक दो ऐसे जीव हैं जिनमें लार ग्रंथियां जो है नहीं पाई जाती है। तो इतना बात आपको याद रखना है। चलिए लार ग्रंथियों के बारे में कुछ और समझते हैं। लार ग्रंथियां जो होती है वो बहिर्स्रावी होती है। कैसी होती है? बहिर्स्रावी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं कि बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि को हम लोग नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। बहिर्स्रावी क्या कहते हैं? नलिका युक्त ग्रंथि। तो लार ग्रंथियां जो होती है वो किसका उदाहरण है? तो बहिर्स्रावी या नलिका युक्त ग्रंथि का उदाहरण है। सबसे अधिक जो लार रस होता है वो बच्चों में बनता है। सबसे अधिक लार रस किसमें बनता है? बच्चों में। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको देखिएगा दिन भर जो है सबसे ज्यादा जो है लाल रस का वो लोग स्राव करते हैं, और उनका जो कपड़ा होता है वो दिन भर जो है लाल रस में सना हुआ होता है। तो सबसे ज्यादा लाल रस का स्राव किसमें होता है? तो बच्चों में होता है। बच्चों में जो है सबसे ज्यादा किसका स्राव होता है? लाल रस का जो है स्राव होता है। लार ग्रंथियों जो है लाला ग्रंथि भी कहा जाता है। लार ग्रंथि क्या कहता है साथियों? लाला ग्रंथि भी कहा जाता है। तो दंत मंजन जो होते हैं प्राय किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दंत मंजन जो है वो जो बने होते हैं, दंत मंजन जो ब्रश हम लोग करते हैं, तो दंत मंजन प्राय जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि जो लार रस होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और जब रात के समय में जब हम लोग सोते हैं तो लार रस का बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा दांत होता है उन दांतों पे जो है प्रोटोजोआ, दांतों पे जो है कुछ प्रोटोजोआ और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसके कारण दांत जो होता है सुबह में खराब हो जाता है। तो उसको साफ करने के लिए, उस अम्लीयता को दूर करने के लिए जो है दंत मंजन जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के बनाए जाते हैं। तो दंत मंजन जो होते हैं किस प्रकृति के होते हैं? तो दंत मंजन जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दंत मंजन किस प्रकृति के होते हैं साथियों? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अभी आपको बोले थे कि आपको हम बताने वाले थे
आपको हम क्या बताने वाले थे, तो आपको अभी बताने वाले थे कि लार ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि, ग्रंथि को अंग्रेजी में बोलते हैं साथियों ग्लैंड। ग्रंथि को क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। ग्रंथि एक तरह का थैला होता है जिसमें या तो हार्मोन भरा होता है, या तो हार्मोन भरा होता है, नहीं तो एंजाइम भरा होता है। तो ग्रंथि एक तरह का थैला होता है जिसमें या तो हार्मोन भरा होता है, नहीं तो एंजाइम भरा होता है। ग्रंथि जिसमें हार्मोन भरा होता है, जिससे हार्मोन का स्राव होता है, उस ग्रंथि को हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथि। और जिससे एंजाइम का स्राव होता है, जिससे एंजाइम का स्राव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। जिससे एंजाइम का स्राव होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, बहिर्स्रावी ग्रंथि। और जिससे हार्मोन और एंजाइम, जिससे हार्मोन और एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है, दोनों का स्राव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। तो एंजाइम का जिससे स्राव होता है उसे बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो लार ग्रंथियां जो होती है वो बहिर्स्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है। ग्रंथियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में डिटेल से हम पढ़ेंगे ग्रंथि क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। हालांकि प्रकार तो इसका बता दिए। तो एंजाइम जो होता है वो बहिर्स्रावी ग्रंथि का क्या है, उदाहरण है। लार रस जो होता है। चलिए अब आगे समझते हैं लार ग्रंथि का प्रकार के बारे में। लार ग्रंथियां जो होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। लार ग्रंथियां जो होती है साथियों मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पैरोटिड लार ग्रंथि। पहला कौन सा ग्रंथि होता है, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा होता है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। और तीसरा होता है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल लार ग्रंथि होता है। तो बताइए लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा होता है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरा होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो पहला होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा होता है सबमेंडिबुलर और तीसरा क्या होता है, सबलिंगुअल लार ग्रंथि होता है। चलिए इसके बारे में जो है इसका परिभाषा समझते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि के बारे में। पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है यह मुख गुहा में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो है लार ग्रंथि होती है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। यह कुल लार का जो है 50% से अधिक भाग का निर्माण करती है। तो यह कुल लार का जो है जितना भी लार रस बनता है उसका 50% से जो है अधिक भाग का यह निर्माण करती है। सांप में जो जहर बनता है उसका निर्माण जो होता है इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में होता है। तो सांप में जो जहर बनता है, सांप में जो जहर बनता है उस जहर का निर्माण जो होता है वो इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में होता है। सांप में जो लार ग्रंथि होती है और उसमें जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है उसमें सांप में जहर बनता है, जबकि हम लोगों में लार रस बनता है। जो सांप का जहर होता है, सांप का जो जहर होता है साथियों, सांप का जहर जो है 2 तरह का होता है। एक होता है हीमोटॉक्सिक, एक होता है हीमोटॉक्सिक और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। एक होता है साथियों हीमोटॉक्सिक और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में क्या होता है कि हम लोग का जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है गाढ़ा होने लगता है, जिसके कारण हृदय को ब्लड को पंप करने में समस्या होने लगता है और अंततः हमारी मृत्यु हो जाती है। दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है, तो हम लोग का ब्रेन का जो न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल वही डैमेज हो जाता है, तो जिसके कारण उसके कारण भी हम लोग क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। धरती पर का सबसे ज्यादा जहरीला जो सांप होता है वो होता है रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर जो सांप होता है जो बालू में पाया था, बालू के रंग के जैसा ही होता है। तो धरती पर का जो सबसे जहरीला सांप होता है रसल्स वाइपर, उसके काटते ही तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा कि सांप में जो जहर होता है, सांप में जो जहर होता है उसका निर्माण पैरोटिड लार ग्रंथि करती है। उसके बाद यह ग्रंथि जो है कान के पास में, गाल के ऊपर, कान के पास में, गाल के ऊपर जो है स्थित होती है। उसके बाद गलसुआ जो बीमारी होता है, गलसुआ बीमारी आप देखे होंगे। गलसुआ बीमारी में क्या होता है, तो यहाँ पे जो होता है गाल जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है वही फूल जाती है, वही सूज जाती है, वही फूल जाती है। तो यहाँ पे बाहर से जो है गरम पट्टी या उजला पट्टी एक होता है उसको लगाया जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। तो गलसुआ या मम्स नामक जो बीमारी होती है उसमें पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है पैरामिक्सोवायरस या विषाणु के कारण जो है ये ग्रंथि फूल जाती है। तो याद रखिएगा जो गलसुआ बीमारी होता है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण साथियों, वायरस के कारण होता है। और कौन सा वायरस होता है, तो वो होता है पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस के कारण जो है ये ग्रंथि जो होती है वो फूल जाती है। चलिए दूसरा ग्रंथि है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। दूसरा कौन सा ग्रंथि है, सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि। तो इस ग्रंथि का क्या काम है, तो चलिए समझिए। तो इस ग्रंथि का, यह ग्रंथि जो होता है, यह ग्रंथि जबड़े के नीचे स्थित होता है। यह ग्रंथि कहां होता है, जबड़े के नीचे। और वो ग्रंथि जो था वो कान के पास में था। यह ग्रंथि जो होता है जबड़े के नीचे होता है, जबड़े के नीचे ये ग्रंथि पाई जाती है।
यह भी लार रस का निर्माण करती है। यह भी किसका निर्माण करती है? लार रस का यह ग्रंथि जो है निर्माण करती है। और रात को सोते समय यह अधिक ज्यादा सक्रिय होती है। रात को सोते समय ये ज्यादा सक्रिय होती है, जिसके कारण जब हम सुबह में उठते हैं, चाहे छोटा बच्चा को देखिएगा सुबह में उठता है तो पूरा पूरा देखिएगा साइड से पूरा लाल रस एकदम लगेले रहता है, पूरा साइड में पूरा लाल रस लगा हुआ रहता है। तो रात के समय में यह ग्रंथि जो होती है सबसे अधिक सक्रिय होती है, तीसरा कौन सा ग्रंथि है? तीसरा ग्रंथि है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि सबलिंगुअल लार ग्रंथि का जो है क्या काम होता है। तो सबलिंगुअल लार ग्रंथि जो होता है, यह ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है। यह ग्रंथि कहां स्थित होती है? जीभ के नीचे। और यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। मानव के शरीर की सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो होती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड। और सबसे छोटी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबलिंगुअल लार ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी होती है। यह ग्रंथि गाढ़ी म्यूकस युक्त लार रस का निर्माण करती है। तो यह ग्रंथि जो होती है गाढ़ी और म्यूकस युक्त लार रस का जो है निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि और सबसे छोटी जो होती है सबलिंगुअल होती है। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कान है आपका, यहाँ पे कान है और ये कान के पास में ही, जस्ट ये कान के पास में ही ये ग्रंथि, यहाँ पे देखिए ये वाली ग्रंथि है, ये कौन सी ग्रंथि है बताइए? ये वाली ग्रंथि है पैरोटिड लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है साथियों? पैरोटिड लार ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि है? पैरोटिड लार ग्रंथि। चलिए दिखाते हैं आपको कि सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल जो है लार ग्रंथि कहां पे है। तो यहाँ पे चित्र में देखिए तो ये वाला जो है एकदम यहाँ पे जबड़े के पास में देखिए, ये वाला जो ग्रंथि है जबड़े के पास में है, यह है आपका सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर। और यहाँ पे देखिए एकदम जीभ के पास में यहाँ पे देखिए ये वाली ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो यह है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा ग्रंथियों के बारे में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है अभी पढ़े उसको बताइए। अभी आपको बताए थे कि सबसे जो है बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि अभी आपको बताए थे कौन सी है? पैरोटिड लार ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है साथियों? पैरोटिड लार ग्रंथि। सबसे छोटी लार ग्रंथि का यदि बात करेंगे तो वो होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है, लिंगुअल। तो सबलिंगुअल लार ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और सबसे अधिक लार रस कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो वो बनाती है पैरोटिड लार ग्रंथि। कौन सी लार ग्रंथि? पैरोटिड लार ग्रंथि बनाती है। ये 50% से अधिक लार रस का स्राव करती है। 50% से भी अधिक लार रस कौन सी ग्रंथि बनाती है? पैरोटिड लार ग्रंथि बनाती है। तो ये तीनों बात जो आपको याद रखना है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे छोटी जो होता है सबलिंगुअल, और सबसे अधिक लार रस कौन बनाती है? पैरोटिड लार ग्रंथि बनाती है। चलिए अब आगे समझते हैं लार रस जो होता है, लार रस। तो लार रस जो होता है उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है? लार रस जो होता है उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लार रस में जल का जो प्रतिशत होता है वो 99% होता है। साथियों याद रखिएगा कि लार रस में जो जल का प्रतिशत होता है वो कितना परसेंट होता है? 99% होता है। और एंजाइम का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? अभी आपको आगे बताने वाले कि इसमें 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम का जो प्रतिशत होता है साथियों याद रखिएगा 1% जो होता है एंजाइम होता है, 1% एंजाइम होता है। और एंजाइम के मामले में जो है लार ग्रंथियों से 4 तरह के एंजाइम निकलते हैं। चलिए आगे समझते हैं। चलिए प्रश्न है, बताइए क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियां जो होती है वो कहां पाई जाती है? लार ग्रंथियां, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो बिहार बोर्ड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बताइए कि लार ग्रंथियां जो होती है वो कहां पाई जाती है? मुख गुहा में, अमाशय में, अग्न्याशय में या छोटी आंत में? तो चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख गुहा में। लार ग्रंथियां कहां पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। अमाशय में याद रखिएगा, अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां जो होती है वो अमाशय में पाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि अमाशय में जो है जठर ग्रंथियां पाई जाती है। अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयिक रस। अग्न्याशय से कौन सा रस निकलता है? अग्न्याशयिक रस। अग्न्याशयिक रस में 3 तरह का रस निकलते हैं, उसको आगे के वीडियो में बताएंगे। छोटी आंत से निकलता है आंत रस। कौन सा रस निकलता है साथियों? छोटी आंत में निकलता है आंत रस। छोटी आंत में कौन सा रस निकलता है? आंत रस निकलता है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? मुख गुहा। मुख गुहा में पाई जाती है लार ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियां जो होती है वो किसका स्राव करती है? लार ग्रंथियां जो होती है वो किसका स्राव करती है? बताइए लार ग्रंथियां किसका स्राव करती है? जठर रस का, लार रस का, आंत रस का या पीत रस का?
बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लार ग्रंथियां जो होती है वो लार रस का स्राव करती है। लार ग्रंथियां जो किस रस का स्राव करती है? लार रस का। जठर रस का स्राव तो अमाशय करता है। कौन करता है? अमाशय करता है, अमाशय। और आंत रस का स्राव कौन करता है? छोटी आंत करता है। कौन करता है? छोटी आंत करता है। पित्त रस का स्राव करता है यकृत। कौन करता है साथियों? यकृत या लीवर, यकृत या लीवर करता है, यकृत या लीवर करता है। तो लार ग्रंथियां जो होती है वो किसका स्राव करती है? लार रस का स्राव करती है। लार ग्रंथियां जो किसका स्राव करती है? लार रस का स्राव करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? अगर कंसेप्ट को आप अच्छा से सीखे होंगे तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, सभी प्रश्न आपसे बनेंगे। तो मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? बताइए, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। चलिए अब बताइए, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 3 जोड़ी या 2 जोड़ी? तो मुख गुहा में जो होती है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख गुहा में 3 जोड़ी, संख्या में बोले तो 6। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो है मुख गुहा में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? मुख गुहा में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? बताइए, मुख गुहा में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरोटिड लार ग्रंथि। याद रखिएगा, पैरोटिड लार ग्रंथि जो होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड लार ग्रंथि। और सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चलिए बताइए, सांप में जहर का निर्माण जो है किस लार ग्रंथि से होता है? बताइए, सांप में जहर का निर्माण कौन करता है? तो सांप में जहर का निर्माण करता है पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है वो सांप में जहर का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है? अभी आपको बताए थे सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी लार ग्रंथि हो जाएगी साथियों सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? सबलिंगुअल। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लार रस जो है कौन सी ग्रंथि बनाती है? सबसे अधिक लार रस जो है कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो सबसे अधिक लार रस जो है वो बनाती है पैरोटिड लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि साथियों सबसे अधिक जो है लार रस का स्राव करती है। 50% से भी अधिक, 50% से अधिक लार रस का स्राव जो होता है वो पैरोटिड लार ग्रंथि करती है।